नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्लोबल भारत और मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल। उत्तराखंड के चमोली में जिस तरह की तस्वीरें हमने और आपने देखी, उससे कई बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए। लेकिन गंभीर सवाल ये भी है कि हमारे देश की राष्ट्रीय मीडिया ने, हमारे देश के तमाम बड़े संपादकों ने क्या इस पूरी खबर को एक गलत तरीके से पेश किया। क्या ग्लेशियर टूटने की खबर उस अंदाज में आपको नहीं दिखाई गई जो उसकी सच्चाई थी? क्या आपको ये नहीं बताया गया कि पावर हाइड्रो एक बड़ी वजह हो सकती है? क्या आपको ये नहीं बताया गया कि ग्लेशियर के पिघलने या टूटने की पूरी कहानी क्या है और इसके पीछे सरकार कितनी जिम्मेदार है? इसीलिए अब हम आगे की बातचीत करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने हिमालय के ऊपर बहुत कुछ लिखा है और हिमालय के ऊपर बहुत कुछ रिसर्च भी किया है। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार और कई बड़े अखबारों में संपादक की भूमिका निभा चुके जय सिंह रावत है। जय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। हाँ, नमस्कार जी, मैं ये जानना चाहता हूँ या पूरा देश ये जानना चाहता है या कुछ लोगों का ये तर्क है कि कल जो हुआ उत्तराखंड में, उसके पीछे की जो खबर दिखाई गई वो सही नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसके पीछे सरकार की नीतियां गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर पावर हाइड्रो वहां पे ना होता तो शायद इस तरीके की घटना न होती। अब देखिए, ये कहना कि पावर हाइड्रो न होता तो ये नहीं होता, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन उससे जो आपदा की जो विभीषिका थी वो उससे बड़ी है, क्योंकि जो पाए हैं वहां पर जो टनलिंग कर रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट में टनलिंग होती है, जी सुरंगें खोदी जा रही हैं, तो उसमें भारी ब्लास्टिंग हो रही है। अब काफी बड़ी बात है ना, सुरंग खोदने जी के लिए ब्लास्टिंग होगी, बाकी जैसे सड़क काटने के लिए ब्लास्टिंग करते हैं, तो जी ब्लास्टिंग करेंगे तो पहाड़ उसमें हिलेंगे ही। एक बात तो ये है। दूसरी बात जी ये है कि कुछ पिछले 2019 में रेणी के लोगों ने पहले तो सरकार से कहा, भाई ये इतनी जो ब्लास्टिंग हो रही है, यहाँ जो मलबा गांव के आसपास इकट्ठा हो रहा है, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है हमारा, ये जी ब्लास्टिंग रुकवाओ। इससे जो है वहां पर, क्योंकि वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में आते की इलाके क्षेत्र में आता है, तो इकोलॉजिकली बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। उन्होंने कहा भाई वाइल्ड लाइफ भी इससे डिस्टर्ब हो रही है। जी जब उत्तराखंड सरकार ने 2019 में कुछ नहीं सुनी, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट गए। तो जी हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जो वहां पर कंपनी उसको भी और उत्तराखंड सरकार को भी, कि जो स्थानीय लोगों की बातें सुनी जाए, उनको वो जो उनकी जो शिकायतें हैं वो सुनी जाए। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने वो शिकायतें सुनी नहीं है। देखिए, जी चंडी प्रसाद, ये जो दूसरा, ये तो आपका छोटा प्रोजेक्ट था ऋषि गंगा प्रोजेक्ट। लेकिन जो बड़ा प्रोजेक्ट है विष्णुघाट तपोवन विष्णुघाट प्रोजेक्ट, लोग हम्म लगभग 530 520 मेगावाट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है। हम्म उसके बारे में पद्म भूषण चंडी प्रसाद ये भट्ट जी हैं, जो चिपको आंदोलन के प्रेरकों में से शुरुआत करने वाले जनकों में से चंडी प्रसाद भट्ट भी रहे हैं। उसी अच्छा, वहीं पर वो रेणी गांव जहाँ की मैं बात हुई, जहाँ से ये विप्लव शुरू हुआ है, हम्म उसी उसी गांव से तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, गौरा देवी ने शुरू किया था। तो जी चंडी प्रसाद भट्ट जी भी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को तपोवन विष्णु घाट का है, उसको ऐतराज कर चुके थे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतने हाईली इको सेंसिटिव जोन में नहीं हम्म होना चाहिए। जी ऐसा होता है, आप समझिए कि हिमालय पर एक महासागर के बराबर पानी जमा है, जी वो बर्फ के रूप में जमा है। ये समझिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इतना पानी हिमालय पर बर्फ के रूप में जमा है। अगर हम्म वो पानी, आप कल्पना करो कि एक महासागर हिमालय से पिघलकर नीचे आ जाएगा, क्या 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 भारतवर्ष रहेगा भी या नहीं रहेगा? यू कैन इमेजिन दैट ना। एक महासागर के बराबर पानी है जी बर्फ के रूप में। अगर हम्म आपको हिमालय को डिस्टर्ब करेंगे, हिमालय से हम्म साथ ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे, अगर हम्म वो इसी तरह टूटता रहा, जैसे परसों टूटा, कल जी टूटा, हम्म ऐसे टूटता रहा, पिघलता रहा, एक तो नदियां खत्म हो जाएंगी, दूसरी हम्म बात यह है कि महाविनाश शुरू हो जाएगा। तो जी हमारे जो योजनाकार है, जो प्लानिंग करते हैं, हम्म उनको एक तो हमारा जो इको सेंसिटिविटी का है, पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, और दूसरा यहाँ के इतिहास का, यहाँ के भूगोल की जानकारी भी उनको होनी चाहिए। मुझे लगता है इनको यहाँ के भूगोल की जानकारी नहीं थी। हम्म अब ये समझिए, मैं आज सुबह हम्म उत्तराखंड सरकार की जो चैनल है वो तो चैनल कर ही रहे हैं, हम्म लेकिन उत्तराखंड सरकार की विज्ञप्तियों में लिखा है कि ग्लेशियर फट गया। अरे हम्म ग्लेशियर कभी फटता है, कभी ग्लेशियर
आप देखना, ग्लेशियर को हिमनद कहा जाता है। हिमनद का मतलब ये बर्फ की नदी है ना। बर्फ की नदी कैसे बहती है, तो खिसकती है, स्लाइड होती है। अच्छा, वो इतने ग्लेशियर इतना शांत होता है कि उसकी गति आपको नजर नहीं आती, पता नहीं चलता ये चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे खिसकता है। जो पहाड़ों की चोटियों पर जो बर्फ है वो खिसक खिसक कर ग्लेशियर का रूप ले लेती है और घाटियों में आ जाती है, तो इसलिए उसको टूटने का डर नहीं होता। लेकिन जो ये एवलांच होता है, ये दरअसल एवलांच होता है। एवलांच जब टूटता है तो आप ये देखिए कि जो बर्फ होती है, कच्ची बर्फ होती है, कम से कम 7-8 साल लगते हैं उसको आइस बनने में। मतलब इतना हार्ड बनता है, जैसे आपने बर्फ खाने में देखा होगा, या जो उसी सख्त जो पत्थर की तरह हार्ड बनने में उसे कई साल लगते हैं। तो क्या होता है, वो चट्टान है, उसकी चट्टान है, बर्फ की चट्टान है। जब वहाँ ब्लास्टिंग होंगे या कुछ होंगे, क्योंकि हिमालय पर तो ये एवलांच भी होते हैं, ग्लेशियर भी चलते हैं, चलते रहते हैं। ये तो बिल्कुल राज साहब, मैं ये आपसे समझना चाहूंगा, एक जो सवाल लोगों के मन में है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये वहाँ पे क्योंकि पावर हाइड्रो था और वहाँ पे पानी स्टोर किया गया था, आप कह रहे थे कि वहाँ पर भूस्खलन की स्थिति भी पैदा की गई हम लोगों द्वारा, इंसानों द्वारा। तो क्या ये जो कल स्थिति जो पैदा हुई है, रेडी गांव के लोग शिकायत भी कर रहे थे, वाडिया इंस्टीट्यूट के तमाम वैज्ञानिक सरकार को सचेत कर रहे थे, और उसके बावजूद इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट इतने अति संवेदनशील वाले हिस्से पर लगाया गया। हाँ, निश्चित मैं यही कहा था दिल्ली कि इनको यहाँ का इतिहास का, यहाँ का भूगोल की जानकारी नहीं है। इसी जगह पर ये पहले धौली गंगा है ना, ये प्रोजेक्ट कहाँ पर तपोवन वाला बन रहा है, धौली गंगा पर बन रहा है। धौली गंगा में एक बार पहले भी इसी तरह लेक बनी, क्या होती है, लेकिन वो बरसात में बनी। बरसात में लेक बनने के ऊपर जो भूस्खलन होता है, रॉक आ गई तो नदी पे आ गई। नदी का इसका अब यहाँ का नदियों के जो हमें मिजाज समझने पड़ेंगे। आपने देखा होगा वाराणसी में या हरिद्वार से नीचे आपका कानपुर में या इलाहाबाद में पता नहीं चलता है नदी इधर जा रही है उधर जा रही है। इसका मतलब उसका कोई वेग नहीं है। लेकिन अगर आप ऋषिकेश से ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलता बहुत तेजी कल निराद करती है, उछलती कूदती हुई नदी आती है, नीचे शोर मचाती हुई आती है। लेकिन जब आप और हिमालय में चढ़ते हैं तो वहाँ क्या होता है, ढाल ज्यादा है, ग्रेडियंट ज्यादा होता है। तो ये समझिए जो अलकनंदा है, जो धौली गंगा क्या है, धौली गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। और जो विष्णु गंगा है, जो ऋषि गंगा है, जिसमें वो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट चल रहा था, रेणी वाली जो बात आप भी कर रहे हैं, मैंने भी कहा है, वो धौली गंगा की सहायिका है, उसकी सहायक है धौली की, और धौली है आपकी अलकनंदा की। अलकनंदा का जो ढाल है, ग्रेडियंट, जो 1 किलोमीटर पर आपके 48 किलोमीटर का है। 48 मीटर 1 किलोमीटर और 48 मीटर झुक जाती है। और भागीरथी का 42 मीटर है। लेकिन जो धौली गंगा की आप बात कर रहे हैं उसका 75 मीटर है। मतलब 1 किलोमीटर पर वो 75 मीटर नीचे ढाल में झुक जाती है। इतना उसमें ढाल है। अब ये समझिए, जो पानी जितनी ज्यादा ढाल में होगा उसका वेग वो इतनी तेजी से बहेगा या नहीं बहेगा, बताओ। और जो पानी जितनी तेजी से वेग से बहेगा उसकी जो फिजिकल पावर होती है वो ज्यादा होगी नहीं होगी। पानी क्या होता है, पावर हाउस में क्या होता है, पावर हाउस में तो हाइड्रो पावर में वही तो होता है, उसका पेन स्टॉक होता है, उसमें बहुत तेजी से पानी बहाया जाता है और उससे टरबाइन होती है, भारी भरकम टाइम को पानी की उस शक्ति से वो टरबाइन घूमती है। जब टरबाइन घूमती है तो उसके ऊपर से जो मशीन लगी हुई थी बिजली के, डायनेमो, वो डायनेमो घूमता है, बिजली पैदा होती है। तो इतनी तेजी से आने वाली, मतलब उसमें उसका धौली गंगा का ढाल है, इतना ज्यादा उसका वेग है, उसमें थोड़ा भी पानी अचानक बढ़ गया या पानी थोड़ा अनियंत्रित हो गया तो होता क्या, पहाड़ों में उसे एक तरफ से एक किनारे ठोकर मारी पानी, तेज पानी ने, वहां से कुछ मलबा निकला तो उस चट्टान के, उसके पहाड़ के उस तरफ से जब पानी टकराया तो वो वापस आएगा, दूसरी तरफ आएगा, दूसरी तरफ वेग से आएगा तो वहां से भी मिट्टी पत्थर निकालेगा। इस तरह से निकलते निकलते वो बाढ़ हो जाती है।
और ये जब बिरही की बाढ़ आई थी तो ये समझिए अलकनंदा का पानी, अलकनंदा जैसी माइटी रिवर, उसका पानी इतनी छोटी बिरही नदी ने एक गधेरा जो टाइप का उसे रोक दिया सब। इसका मतलब इतना मलबा उसका, कल क्या हुआ वही तो है, पानी तो जो भी रहा होगा लेकिन उसमें डेब्रिस था, मलबा ज्यादा उसमें था, मलबा, बड़े बड़े बोल्डर, मिट्टी, पत्थर, पेड़ सारे चल दिए। तो उसका जो वेग के साथ ही उसकी जो ताकत थी, जो विनाशकारी ताकत, उसकी उग्रता, उसकी विभीषिका बढ़ी। अब आपने जो कहा कि भाई ये प्रोजेक्ट की वजह से, प्रोजेक्ट का वहां पर बैराज था, बैराज बनाते नदी को रोकने के लिए, और वो पानी डाइवर्ट किया जाता है सुरंग के अंदर, और सुरंग के अंदर ढाल दी जाती है, और ढाल दी जाती है ताकि उसका वेग बढ़े, और पानी की जो फिजिकल पावर है, भौतिक शक्ति है, ऊर्जा है, उससे आपका टरबाइन घूमे, टरबाइन घूमने से आपका बिजली बनती है। वो जो बैराज तोड़ा इसने, बैराज तोड़ा तो उसकी जो विभीषिका थी और बढ़ गई, क्योंकि जो बैराज का जो मलबा था, सीमेंट, पत्थर, कंक्रीट, जो भी मटेरियल था, वो उसको लेके साथ चली तो नीचे तपोवन वाला बैराज आ गया, बड़ा वाला बैराज। तो वो तोड़ने के साथ ही वो क्या कहते हैं, उसे मिट्टी, पत्थर, जो गाद जो थी वो कीचड़, वो कुछ सुरंग में घुस गया, कुछ हो गया। तो इसकी वजह से ये विभीषिका बढ़ी। अब मेरा कहने का मतलब ये पहली बार नहीं हुआ। आपने एक बार गिरही गंगा टूटी 1970 में, अलकनंदा में बाढ़ आ चुकी है। उससे पहले भी कई बार कभी गौड़ा ताल टूटता है, कभी बिरही ताल टूटने से, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा ढाल है इन नदी नालों की कि वो गोली की माफिक पानी चलता है, तेज चलता है, और थोड़ा भी इधर उधर अगर भटका तो वो बाढ़ लेके आता, अलकनंदा को तक रोकने की उसमें ताकत होती है। तो ये स्थिति वहां का, आपने यहाँ का आपका इतिहास पता नहीं था, जो आपने इतना बड़ा, आपको पता नहीं था ये एवलांच, अभी सरकार को पता नहीं है एवलांच क्या होता, ग्लेशियर क्या होती, बड़ा देखिए देश का मीडिया में हैरान हो कि इसको कह रहे हैं ये सब आपका ग्लेशियर फट गया, टूट गया। ग्लेशियर कैसे टूटता है? ग्लेशियर तो बिल्कुल बहुत शांत होता है, वो ऐसा खिसकता, पता भी नहीं चलती, उसकी गति का पता ही नहीं चलता है। और जब एवलांच आता है, देखो ना कहीं भी आपका उसमें सियाचिन में देख लो, कहीं देख लो, हिमालय पर देखो, एवलांच जब हिमखंड टूटते हैं तो उसके साथ कच्ची बर्फ भी चलती है। कल क्या हुआ, हैरानी का विषय, बाढ़ कब आती है? बरसाती में तो आती है, और हिमालय पर बाढ़ कब आ रही है? जाड़ों में आ रही है। जाड़ों में, क्योंकि हिमालय की जितनी भी नदियां हैं वो ग्लेशियर फेड है, मतलब ग्लेशियर का उनका स्रोत ग्लेशियर ही तो होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं और तब नदी निकलती है, बहती है, चाहे अलकनंदा हो, भागीरथी हो, सब जैसे ये सतोपंथ से अलकनंदा आती है, आपके इधर गंगोत्री ग्रुप ऑफ ग्लेशियर से आपका भागीरथी आती है, इधर बंदरपूर की तरफ आती है, इधर खतलिंग से आपका विलंगना आती है, ये इस तरह से नदियां ये आती हैं। तो जाड़ों में ठंड के कारण जो बर्फ को पिघलने की जो गति होती है वो बहुत कम होती है, और बहुत कम होती नदियां बिल्कुल सिकुड़ जाती है, उनमें जान ही नहीं रहती है। मतलब जिनको आप बरसात में कभी पार नहीं कर सकते, उनको आजकल कोई भी आदमी पैदल भी पार कर लेता है, मतलब उसमें पानी जान ही नहीं होती है। राजू, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या दुनिया भर के इतिहास में कभी ग्लेशियर पिघलने का या टूटने का इस तरीके का कोई उदाहरण आपके पास है? ऐसा है, यही के कई उदाहरण हैं। यही आपका कुछ साल पहले 2008 या 9 की बात है, यहाँ पर हेमकुंड साहिब में जब वहाँ एवलांच आया था जी, और 14 सिख तीर्थ यात्री मारे गए थे, उसमें 14 सिख यात्री थे जी। और भी कई ऐसे मामले हैं। मतलब ये एवलांच पहली बार नहीं आया है, अक्सर आते हैं, हिमालय पर आते रहते। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने इसका उत्तराखंड का या उस इलाके का न इतिहास मालूम रहा, न भूगोल मालूम रहा, इस तरह से है। कई मतलब एक घटना नहीं है, कई बार अलकनंदा रुक जाती है, इसी वजह से होती है। इसलिए मैंने कहा इसी धौली नदी में ही बाढ़, क्या कहते हैं, ये एवलांच पहले भी आ चुका है। और एक विष्णुप्रिया प्रोजेक्ट है जयप्रकाश देव का 300 मेगावाट का, उसका बैराज है। बैराज का मतलब जहाँ पर नदी डाइवर्ट करती है पानी को, ठीक
बैराज डाइवर्ट करता नदी का पानी सीधा उसमें सुरंग में डालता है। तो वो विष्णुपुरम उसको कहते हैं, पहले उसको लामबगर स्थानीय नाम था, अब उसका नाम विष्णुपुरम हो गया। उसका बैराज कई बार टूट गया, ऊपर से एवलांच आता, सारा तामझाम तोड़ ताड़ करके ले जाता है। तो हिमालय पर ये सारी चीजें होती हैं, और आपने समझा लें कि हिमालय इतना संवेदनशील है, यहाँ पे ऐसी आपदाएं आती रहती हैं। तो उसी जगह पर आपने सरकार या ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनको समझना चाहिए ना ये सारी चीजें। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, ये कई गंभीर सवाल हैं जिससे हमारी सरकारों को सोचना पड़ेगा, खासतौर से उत्तराखंड की सरकार को भौगोलिक परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। एक आखिरी चीज हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इसमें सरकार का भी कुछ रोल आप समझ रहे हैं कि अगर सरकार ने कोई बड़ी चूक न की होती तो शायद इस तरीके की घटना न होती वहां पर? जी मैं सुना नहीं आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार की तरफ से भी कोई लापरवाही आप समझते हैं? क्योंकि तमाम विद्वान लोग, आप अपनी लेख में, वाडिया इंस्टीट्यूट अपनी बातों में वो लगातार सरकार को चेताते हैं कि तो सरकार ध्यान दे, हिमालय लगातार पिघल रहा है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। तो क्या सरकार की भी चूक मानते हैं आप इसमें? जी बिल्कुल, सरकार के ही वो प्रोजेक्ट कौन बनवाता है? सरकार ही तो बनवाती है। एक जब 2019 में यही त्रिवेंद्र के शासनकाल में जब हाईकोर्ट ने बोल दिया था, नैनीताल हाईकोर्ट ने, कि आप समझिए ये ग्रामीणों की शिकायत है कि यहाँ पर ब्लास्टिंग हो रही है, इस अति इको फ्रेजाइल जो जोन है, नंदा देवी जब इतना फ्रेजाइल है समझ लो अभिषेक, उसको 20-25 साल से वो तो बिल्कुल बंद ही था वो इलाका। आप समझे नहीं, वो हाईली जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसको आपका उसको उसका बायोस्फीयर रिजर्व उसको कहा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे सेंचुरी होती है वन्य विहार, फिर नेशनल पार्क है, थोड़ा और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड उसमें रिस्ट्रिक्शन होते हैं, और जो हाईली रिस्ट्रिक्टेड इलाका होता है उसको कहते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व, वो बायोस्फीयर रिजर्व के इलाके में है। इसका मतलब वहां आप हिमालय पर जितना ऊपर चढ़ते हैं उतनी उसकी इको सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है, फ्रेजिलिटी उसके ऊपर बढ़ती जाती है। और जैसे देखो ना, जो ऊपर जाके बारिश नहीं होती, जितने ऊपर हिमालय पे चढ़ेंगे आपको बारिश नहीं मिलेगी, उसके ऊपर नहीं होती है। और ऐसा ही 2013 में केदारनाथ में हो चुका है। केदारनाथ में वहां बादल फटा जहां कभी बादल जाता ही नहीं था। इसका मतलब इतने वेग से बादल गया, तो बादल की जो वेलोसिटी थी इतनी ज्यादा थी, ऊपर प्रतिबंधित क्षेत्र में चला गया, वहां जो परमानेंट स्नो लाइन है उसके ऊपर जाके बरस पड़ा। वहां बरसना, अगर बार बर्फ में बारिश गिरेगी तो समझो उसको पिघलेगी, नीचे आएगी, वो चोराबाड़ी ताल टूटा, उसके बाद यही हाल हुआ। बिल्कुल, मतलब हमारी केदारनाथ में बाढ़ आना, ये हम समझ, ये तो बिल्कुल ऐसी स्थिति थी कि अचरज वाली, केदारनाथ जैसी जगह बाढ़ आ गई, और जाड़ों में बाढ़ आ गई। दूसरी बार, पहले केदारनाथ में बाढ़ आई, इस बार जाड़ों में बाढ़ आ गई। बताइए, वो मरी हुई नदी में बाढ़ आ गई। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? प्रकृति का ये क्रुद्ध जो उग्र संदेश है, अगर इसको भी हम नहीं समझे तो इससे ज्यादा बड़ी नादानी क्या होगी? चलिए बिल्कुल, और यही हम लोगों को समझना होगा कि जिस तरीके से ये इस खबर को एक दूसरे तरह से प्रसारित किया गया, लोग समझ नहीं पाए कि आखिर चूक कहाँ हुई, और इंसानी भूल का खामियाजा भी इंसान को ही चुकाना पड़ेगा। ग्लेशियर का जो रूप हम लोगों ने देखा, उसके आने वाले वक्त में और भी संकेत बुरे हो सकते हैं, क्योंकि इंसानी हरकत पर्यावरण को बचाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राज जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ पत्रकार और कई अखबारों में संपादक रह चुके जय सिंह रावत, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से ये चूक हुई और कैसे पावर हाइड्रो एक बड़ी वजह बन सकता है, कैसे सरकार की भौगोलिक परिस्थितियों में जानकारी का न होना एक बड़ी चूक का कारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।